हेलो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा जेनेटिक मैनिपुलेशन। देखिए, जेनेटिक मतलब कुछ ऐसा जो कि हम जेने में ही अंतर ले आए, और मैनिपुलेशन सोच समझकर हमने इसे किया है। तो ये पौधों में कैसे किया जाता है? देखिए, अब क्या होता है, अब जैसे कि हम बात करें कि हर कंट्री में कुछ पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों की ज़्यादा डिमांड होती है, और क्योंकि हर कंट्री का वेदर अलग होता है, टाइप ऑफ सॉइल अलग होता है, खेती करने का तरीका अलग होता है, तो ऑब्वियसली हमारी प्रोड्यूस जो आउटपुट हमारा पैदा होता है खेती के द्वारा, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी भी हमारी अलग अलग होती है। अब जेनेटिक मैनिपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एक ऐसी पौधों की ब्रीड तैयार कर रहे हैं जो कि हमने जेनेटिकली, जेने क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमने उस सीड के जेने में ही चेंजेस कर दिए। मैनिपुलेशन खुद से हम चाहते थे कि ऐसा हो और हमने किया। जैसे कि हम क्या करते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन में, मान लीजिए एक पर्टिकुलर किस्म का मटर जो है हमारे हिंदुस्तान में उगता है। अब हमने क्या करा, जेनेटिकली उस मटर को अपने किसी फॉरेन ब्रीड के मटर के साथ जेनेटिकली क्रॉस करा दिया। तो जब हमने ऐसे कराया तो जो अब हमारा नया प्रोड्यूस, हमने जो नई किस्म तैयार करी, उसमें हमने देखा कि जो मटर का दाना था न केवल जल्दी पककर तैयार हो गया, बल्कि उसका साइज़ बड़ा था, उसका वेट ज़्यादा था, जल्दी पककर तैयार हो गया। तो इससे क्या हुआ, हमें एक ऐसी फसल मिली जो मटर ही थी, बट क्योंकि हमने उसके जेने में मैनिपुलेशन कर दिया तो वो बेहतर थी, टेस्ट में मीठी थी, जल्दी पककर तैयार हो गई। इससे हमें खाने वालों को, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें भी फ़ायदा हुआ, आपको एक बेटर चीज़ मिली कंज्यूम करने के लिए, और हमारे फार्मर, उन्हें भी फ़ायदा हुआ क्योंकि उन्हें एक बेहतर प्रोड्यूस को उन्होंने पैदा किया जिसके मार्केट में उन्हें अच्छे प्राइस मिलेंगे। तो ये होता है जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो ये जो जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है, ये हम बहुत सारी किस्मों में कर देते हैं, जैसे चावल में, गेहूं में, टमाटर में, खीरे में। आप बाज़ार में जाते हैं तो आपने कभी सुना होगा कि खीरे की भी बड़ी सारी वैरायटी होती है, टमाटर की भी बड़ी सारी वैरायटी होती है, नॉर्मल टमाटर, ऑर्गेनिक टमाटर, इसी तरह ऑर्गेनिक खीरा और हमारा नॉर्मल खीरा। तो इसी तरह और भी हमारे जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, उनमें जेनेटिकली उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो जब ये मैनिपुलेट किया जाता है, इससे जो फसल मिलती है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें हायर यील्ड मिलती है, बेटर आउटपुट मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, अब मान लीजिए किसान के लिए हम गेहूँ, क्योंकि हम इंडिया में गेहूँ, ऑब्वियसली हमारा नॉर्थ इंडियंस का तो मेन स्टेपल फूड है वीट, हम रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने क्या करा, जो गेहूं का हमारा सीड था उसको हमने जेनेटिकली मैनिपुलेट कर दिया किसी और कंट्री के गेहूं के सीड के साथ। तो जो अब हमारा वीट का पौधा था, ना केवल वो जल्दी तैयार हो गया, बल्कि जो वीट के सीड का साइज़ था वो बड़ा हो गया, उसका कलर भी बेहतर था, और वो खाने में भी बेटर टेस्टी हो गया। इस तरीके से हमें, हमारे साइंटिस्ट को, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं, उन डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को जानबूझकर मैनिपुलेट कर दिया जाता है हमारे एग्जिस्टिंग सीड में। इसीलिए क्योंकि हम जानबूझकर कर रहे हैं, हम शब्द यूज़ करते हैं मैनिपुलेशन। और इस तरीके से जो हमें नया सीड मिलता है, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV सीड। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो अब इन्हें कैसे तैयार किया जाता है, तो क्या किया जाता है, लैब में प्लांटलेट्स लिए जाते हैं, सीड लिए जाते हैं, और उन सीड को स्लाइड्स पर क्रॉस ब्रीड करा दिया जाता है। कई बार तो ये बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है और कई बार ये छोटे स्केल पर किया जाता है। अब जो ये इनको क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो आपका ना लंप ऑफ मास आ जाता है, जिसे कॉलस बोलते हैं। उस कॉलस को कुछ पर्टिकुलर टाइप की न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, उन न्यूट्रिएंट को आर्टिफिशियली उनको दिया जाता है। फिर जब वो थोड़ा सा कॉलस जो है वो अपना शेप को चेंज करता है, तो उसे दूसरे स्लाइड पर
या दूसरे बीकर में लाया जाता है और उसमें अब उसकी न्यूट्रिएंट की नीड अलग हो चुकी है, तो उसके वही टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं जो उसकी नीड है। फिर उसको तीसरे में डाला जाता है और यहाँ तक आते आते उस कॉलस में से प्लमियोल और रेडिकल, प्लमियोल होता है आपका स्टेम और रेडिकल होता है आपका रूट। वो आप देखेंगे वो विजिबली आपका डिफ्रेंशिएट होने लगता है कि ये रूट निकल रहा है और ये उसका स्टेम निकल रहा है। तो जब ये प्लमियोल और रेडिकल आने लगते हैं और वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उनके दिख रहे हैं, फिर उनको चौथे उस पर स्लाइड पर डाला जाता है, क्योंकि अब उनकी न्यूट्रिएंट की नीड और अलग हो जाती है और उसमें वो न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं जो उनको चाहिए। और इस तरीके से लार्ज स्केल पर प्लांटलेट्स तैयार कर लिए जाते हैं और इन प्लांटलेट्स को फार्मर्स को सौंप दिया जाता है उनकी फील्ड में सो करने के लिए। और इस तरीके से हम जेनेटिकली क्या कर लेते हैं, मैनिपुलेशन कर लेते हैं। इससे जो प्रोड्यूस पैदा होता है सेम फील्ड पर ना केवल जल्दी तैयार होता है बल्कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होता है और उसकी जो क्वालिटी होती है, जैसे हम बोलें कि उसकी मिठास है या उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी एनहांस हो जाती है। तो जब हम ये आर्टिफिशियल, इसी तरह एक और इसको नाम दिया जाता है, हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, जैसे कि हाइब्रिड टमाटो आ गए, हाइब्रिड कुकुम्बर आ गए, ऑर्गेनिक कुकुम्बर आ गए और नॉर्मल कुकुम्बर आ गए, 3 तरह के हो गए हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपने क्या करा, इंडियन वैरायटी ऑफ कुकुम्बर या टमाटो को आपने किसी बाहर की एग्जॉटिक ब्रीड और टमाटोज के साथ, कुकुम्बर और टमाटोज के साथ क्रॉस ब्रीड करा। टमाटो को टमाटो के साथ ही करना है और खीरे को खीरे के साथ ही करना है। खीरे और टमाटो को क्रॉस ब्रीड नहीं किया है, बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। तो इंडियन वैरायटी ऑफ कुकुम्बर को हमने बाहर की एग्जॉटिक वैरायटी ऑफ कुकुम्बर के साथ जेनेटिकली मैनिपुलेट कर दिया, आर्टिफिशियली मैनिपुलेट कर दिया। तो जो नया हमारे खीरा मिला वो टेस्ट में बेहतर था, रंग में अलग था और वो जल्दी पककर तैयार हो गया। दूसरा, हमें उसको उगाने के लिए किसी भी तरीके के, शायद किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना पड़ा। तो एक साथ इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिल गए और ये हमारा कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में इस तरीके से जो हम चीज़ें उगाते हैं, ना केवल वो हमें ज़्यादा मिलती हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो हमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी की मिलती है जो टेस्ट में, खुशबू में और सेहत के मामले में हर तरीके से बेहतर होती हैं। तीसरी बात, वो बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब पानी, सॉइल, हवा से लगने वाले जितने भी तरीके के फंगस, कीड़े, पेस्ट, फ्लो हैं, वो उन सबसे रेजिस्टेंट होती हैं। मतलब वो ये कीड़े, फंगस, पानी की नमी, ये सब उस फसल को जो हाइब्रिड करके या हायर यील्ड से हमने पैदा करी है उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो है बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं। तो जब जल्दी पककर तैयार हो जाते हैं तो किसान को कम समय में ज़्यादा जल्दी वो मिल गया, तो फील्ड जो है तो वो अपनी फील्ड पर कुछ और बेहतर उगा पाएंगे, फल उगा लेंगे या कुछ फूल उगा लेंगे, उससे वो एक साल में ज़्यादा प्रोड्यूस पैदा कर पाएंगे अपनी फील्ड के लिए, ठीक। उसके बाद जो फोटो और थर्मो सेंसिटिविटी होती है, देखो सूरज की गर्मी से जब आप देखते हैं कि हमारे नॉर्दर्न साइड में जब बहुत सीवियर समर्स होते हैं तो हमारे पौधे जो होते हैं, वो पत्ते जो होते हैं उनके जल जाते हैं। ये तो तब होता है जब हमारे पौधे बालकनी में रखे होते हैं। अब फील्ड जो होती है किसान की, वहाँ पर पौधों को डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। ऐसे में जो पौधे हैं वो सनलाइट की गर्मी से, सन की हीट से या लाइट की हम बोले लाइट जो पड़ रही है उससे उनके ख़राब होने के, झुलसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ये हाइब्रिडाइजेशन में हम उसको जेनेटिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो जो हमारा अब हमने सीड तैयार करा है, जो हमने क्रॉप तैयार करा है, वो फोटो और लाइट दोनों के लिए इनसेंसिटिव होता है। इनसेंसिटिव का क्या मतलब है, उस पर इन दोनों से ही कोई इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये भी हमारे लिए फ़ायदे की बात हो गई। उसके बाद डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स हमारे मिल गए। ऑब्वियसली जो हम चाहते थे, हमें चीज़ अच्छी मिल गई, हमें चीज़ बेहतर टेस्ट की मिल गई, हमें चीज़ जल्दी तैयार होके मिल गई।
और हमारा इसमें एक और फ़ायदा होता है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। तो ज़्यादा लोग जो हैं उस नई चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जब हम बाहर से खीरे लाते हैं, नॉर्मल खीरे लाते हैं, तो वो कड़वे भी निकल जाते हैं और हमारे कई बार मीठे भी निकल जाते हैं। ठीक है, अब मीठे निकल गए तो हमने खा लिए, कड़वे निकले तो हमने नहीं खाए। लेकिन जो हम ऑर्गेनिक खीरे लाते हैं, जो हम हाइब्रिड खीरे लाते हैं, वो कभी भी कड़वे नहीं निकलते। क्योंकि वो कभी भी कड़वे नहीं निकलते, तो जो कस्टमर है वो कौन से खीरे लेना चाहेगा? वो जो पहले वाले जो देसी थे वो, या हाइब्रिड थे? ऑब्वियसली वो हाइब्रिड लेना चाहेगा, क्योंकि वो कड़वे नहीं निकलेंगे तो वो उसके लिए ज़्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि कड़वा तो निकलेगा नहीं तो फेंकना नहीं पड़ेगा। अब किसान के लिए ये अच्छी बात हो गई कि जहाँ वो एक मान लीजिए 50 केजी कुकुम्बर बाजार में बेच रहा था और उसको वो इस रेट पर बेचने पड़ रहे थे कि भाई ये कीड़े कड़वे निकलते हैं तो इनको कोई खरीदता नहीं है, लेकिन अब उसने क्या करा? हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन कुकुम्बर ले आया। अब वो बोल कर रहा है पूरे कॉन्फिडेंस से कि भाई इसमें से तो एक भी कड़वा नहीं निकलेगा, तो अब मैं अपने प्रोड्यूस का ज़्यादा पैसा लूँगा। तो कस्टमर को भी फ़ायदा कि उनको कड़वा खीरा नहीं खाना पड़ेगा, उनके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। किसान को भी फ़ायदा कि उसके पास एक ऐसा प्रोड्यूस बेचने के लिए है जिसके ऊपर मार्केट में कोई किसी भी तरह की क्वेश्चन को रेज नहीं कर सकता, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक, इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन से डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अपने क्रॉप्स में, अपनी फ्रूट्स में, अपनी वेजिटेबल्स में ले आते हैं। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।